Hello, good morning everyone. So how is everyone? So as you all know, I launched Pariksha 2021. So आज हमारी पहली क्लास है परीक्षा 2021 की। और थोड़ा बहुत अगर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में देखा हो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने स्कूल वूल में पढ़ा है या किसी कोचिंग वचिंग में पढ़ा है तो वी ऑलवेज स्टार्ट क्लास 12th विद दी ऑर्गेनिक। वाई? क्योंकि हम 11th क्लास में ऑर्गेनिक से एंड करते हैं, तो 12th क्लास के ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से जो कहना चाहती हूँ या एक सजेशन है मेरा, अगर आप कभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की तो प्लीज़ थोड़ा सा ना 11th के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें या थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। 11th की केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक है वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, चाहे वो जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं जो उसमें आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एल्केन एल्कीन एल्काइन है, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार ना रिवाइज कर लें तो थोड़ा सा आपके लिए ना ये पाथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 12th का, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। हम जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारे पास जो भी क्लास 11th से रिलेटेड कुछ भी अगर टर्म आता है, टॉपिक आता है, तो हो सकता है शायद मैं अज्यूम कर लूं कि आपको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइव चैट में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये आप बता दीजिए। बाकी मैं कोशिश भी करूंगी कि अगर आप लोगों को 11th क्लास के ऑर्गेनिक का कोई टर्म आता है, रिवाइज कराना है, तो हम उसे भी एक बार प्रैक्टिस में ले लें, सो दैट हम उसको भी एक्सप्लेन करते चले। दिस होल जर्नी शुड बी ईजी फॉर यू, कि आपके पास ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट हो गया है ये सारा जो टाइम पीरियड है, तो ये जर्नी थोड़ी ईजी होनी चाहिए। इसी के लिए क्लास 11 से रिलेटेड अगर कोई टर्म आता है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से बताने की भी कोशिश करूंगी। अगर कुछ मिस आउट हो गया है तो आप मुझसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बिगिनिंग विद दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला चैप्टर हमारे पास क्लास 12th में जो होता है ऑर्गेनिक का, दैट इज योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। सो what is hello alkanes and hello arenes? Basically it is just like halogens are saying a hello to carbons। जो आपने अब तक ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स पढ़े हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ओके कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत पढ़ते हुए। तो जो हमारे पास ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इसमें नॉर्मल जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे होंगे हाइड्रोकार्बन्स, उसमें थोड़े हेलोजेंस ऐड हो जाते हैं ना। व्हाट आर हेलोजेंस? हेलोजेंस होते हैं हमारे पास जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के मेंबर्स, एंड स्पेशली दीज 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर योर हेलोजेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन एक आधा एल्केन में से, एल्कीन में से, एल्काइन में से हट के कुछ भी अगर हेलोजन आ गया है तो वो आपके पास हेलो एल्केन बन जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास है, डिनोट इसे कैसे करते हैं, जैसे आर एक्स से, आर इज फॉर द एल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज फॉर द हेलोजेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके पास ना बेसिकली 2 चीजों में डिवाइडेड है, वन इज योर हेलो एल्केन एंड द अदर वन इज हेलो एरीन। वी विल बी डूइंग हेलो एल्केन्स फर्स्ट, यानी कि एल्काइल हलाइड जनरल टर्म में कहें तो हम उसे पहले करेंगे, ठीक है। So let's start with the procedure of questions. As I said, we will be doing the theory with questions. तो question based हम theory पढ़ेंगे. So let's start with the first question. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट इसी तरीके से होगा जैसे आपके पास एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न में स्टार्ट होंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि मैम बीच में से उठा के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगी। आई हैव जस्ट अरेंज सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैसे आपके पास एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में एक चीज और कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, हम टॉपिक से रिलेटेड ही थोड़ा बहुत उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज आई कैन सी इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। नाउ एज आई सेड
कि हेलो एल्केन्स हम स्टार्ट करेंगे, बस हम क्लासिफाई में हेलो एलीन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. So the question is saying what are the different types of haloalkanes and heteroarenes. ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है. और ये जो 5 आपके पास नीचे ऑप्शंस गिवन है, these are not basically options, these are the classifications. कि हमारे पास haloalkanes और haloarenes को हम 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. That is your alkyl halide, allyl halide, vinyl, benzyl and aryl. ठीक है. तो aryl halide हम बाद में पढ़ने वाले हैं, but I will be telling you like what is aryl halide and these 4 different types of halides also. ये जो 4 different types of halide दिख रहे हैं आपको, alkyl, allyl, benzyl and vinyl, these are basically alkyl halide का part. ठीक है. तो what is the difference between all these? जो आपके पास एल्काइल हलाइड होता है वो बहुत सिंपल हलाइड है. इट इज बेसिकली, अगर मान लीजिए मेरे पास मीथेन होता, ठीक है, मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन कम करके मान लो ये CH3X हो गया. नाउ दिस इज योर एल्काइल हलाइड, इट इज CH3X, दिस इज एल्काइल हलाइड. ओके. दूसरा होता है हमारे पास एलाइल हलाइड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलाइल हलाइड अल्काइल हलाइड का ही पार्ट है बेसिकली, बट इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग क्यों है. इसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड के साथ में लगे कार्बन के पास में लगेगा हेलोजन. ठीक है. मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके पास हेलोजन लगा है, इट इज विद अ कार्बन अटैच टू अ sp2 कार्बन. तो यहां पे ये sp2 कार्बन है. sp2 कार्बन कौन सा होता है, जिसका एक तरफ आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा हो. ठीक है. तो sp2 कार्बन के साइड वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा है, दिस इज योर एलाइल हलाइड. ठीक है. तीसरा होता है हमारे पास बेंजाइलिक हलाइड. नाउ बेंजाइलिक हलाइड प्लीज हाँ ध्यान से याद कर लें इसको, क्योंकि आपको बेंजाइल और अराइल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बेंजाइल इसकी ये जो छोटी सी एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है, ठीक है, इस पे नहीं, इसके साथ अटैच्ड जो कार्बन है उस पे आपके पास क्या लगा हो, हेलोजन. ठीक है. दिस इज योर बेंजाइलिक हलाइड. दिस डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत दफे हो जाता है जैसे नाम आ जाता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम बेंजाइलिक हलाइड की बात कर रहे हैं या फिर हम अराइल हलाइड की बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज योर बेंजाइलिक हलाइड. देन द फोर्थ वन इज योर विनाइल हलाइड. नाउ विनाइल हलाइड में जैसे एलाइल में आपके पास एक कार्बन है जो sp2 से अटैच्ड है, उस पे हेलोजन लगा है. नाउ द हेलोजन विल बी विद द कार्बन जो ऑलरेडी sp2 है. ठीक है. तो यानी कि अगर विनाइल की बात करें तो कुछ ऐसा आपके पास विनाइल हलाइड होगा जिसमें sp2 कार्बन के साथ में आपके पास हेलोजन है. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ अगर आपको देखना है, नाउ द फिफ्थ वन इज योर अराइल हलाइड, जिसे हम बाद में पढ़ लेंगे अलग सेक्शन में. दैट इज योर अराइल हलाइड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइलिक हलाइड एंड अराइल. डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे आपके पास हेलोजन लगा हुआ है, तो दैट इज योर अराइल हलाइड. सो दीज आर योर 5 टाइप्स ऑफ haloalkanes and haloarenes. So this is just like the second section of your NCERT classification of haloalkanes and haloarenes. This one and this one, ये आपके पास sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड हेलोजन्स हैं. ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp2. This carbon will also be sp2 जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है. So vinyl and aryl are with the carbon which are sp2, और ये वाले आपके पास होंगे विद sp3 कार्बन्स. ठीक है. सो दिस इज योर हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स का क्लासिफिकेशन. ठीक है. नाउ होपफुली दिस वाज वेरी इजी. सो स्टार्टिंग, आज हमारी पहली क्लास है तो हम बहुत इजी चलेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और पूरे प्रोग्राम के थ्रू हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे. हम बिल्कुल आराम से मजे से पढ़ते चले जाएंगे. कोई भी डाउट हो तो
मुझे जो बच्चे पहले से जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, आई मस्ट टेल देम दैट आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन डाउट आस्किंग, कि अगर आपको कोई डाउट है तो उसे तभी क्लियर कर लेना चाहिए. एंड दिस राइट नाउ इट इज वेरी इजी जो अभी हम कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ डाउट आया होगा. बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. इसी पे बेस्ड है वो. और इसमें आपको बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड्स 2017. तो ये आपके पास बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है. यू हैव टू स्ट्रक्चर्स. इसमें से एलाइल हलाइड कौन सा है? तो फटाफट से बता दो, पहले वाला या दूसरे वाला, लाइक द फर्स्ट स्ट्रक्चर और द सेकंड स्ट्रक्चर. बिल्कुल अभी पढ़ा है टॉपिक. ठीक है. सो आई वुड लाइक पीपल टू आंसर. जो भी यहाँ पे गुड मॉर्निंग करे उनको वेरी गुड मॉर्निंग. और लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट. ये सीबीएसई बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है. इफ यू आर राइटिंग इट समवेयर, इफ यू आर मेकिंग नोट्स समवेयर, प्लीज डू मेंशन इट. Okay, so the first one, okay, Nancy Gupta. Nancy Gupta has answered correctly, and I think the first answer is given by her only. So, yes, Nancy, the first, okay. Okay. So, Vishal Singh is also. अच्छा, रवि ककरन, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, प्लीज आप क्वेश्चन के साथ ही कॉपी में लिख लीजिए. आई थिंक इट इज मोर इजी इफ यू डू इट लाइक अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम का मोटिव ये है टू रिड्यूस योर फोन एक्सपोजर. लाइक आई हैड सेड कि ऑलरेडी आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है. तो वो जो भी क्लास में पढ़ लेते हैं ना आप, उसे कॉपी में लिख लो. ट्राई टू मेक अ कॉपी. We'll try to do it in a proper systematic way. तो आप उसे कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसके बाद में उसी को रिवाइज कर लेना. नोट्स जब भी हम फोन पे देखते हैं ना बेटा, आई पर्सनली थिंक ये आपका आई पे प्रेशर और ज्यादा डालता है. Now how do I think this? Whenever I check a copy on the phone, it is just like stressing my eyes. तो आप कॉपी पे लिखोगे ना, I think that will be more better. So yes, Akshay Chaturvedi, Utkarsh Srivastav, Vishal Singh have, Ravi Kakran have given correct answer. Nancy Gupta gave it first. तो पहला वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है, that is your allyl halide, because उसमें जो हेलोजन लगा हुआ है वो उस कार्बन से लगा हुआ है जो itself एक sp2 कार्बन से है. ठीक है. So this is, जैसे यहाँ पे मान लीजिए X है, ये ऊपर वाला मैंने नीचे बना दिया है. ठीक है. तो दिस इज योर X हेलोजन. दिस इज एन sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन है. ठीक है. सो दिस इज योर एलाइल हैलाइड. ठीक. तो जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है ना, प्लीज आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके आए. जैसे अगर बोर्ड्स में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक 1 मार्क अगर पूछा गया है, आप मेंशन कर दे कि ये है. ऑल्सो अगर थोड़ा सा मान लीजिए डिटेलिंग भी दे देते हैं ना, तो कुछ हार्म नहीं है. लाइक यू कैन से इट इज अ कार्बन अटैच, इट इज द हेलोजन इज अटैच्ड विद अ कार्बन विच इटसेल्फ इज अटैच्ड विद एन sp2 कार्बन. ठीक है. सो यू कैन डू इट दैट वे. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सी डोंट ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज कि मैम, अगेन मेरे को लगता है बार बार बच्चों को शायद ये कंफ्यूजन होता होगा कि मैं अगर क्वेश्चन करवा रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए पूरे चैप्टर में से और मैंने बस उनको कहीं कहीं से करना स्टार्ट कर दिया है. वी स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डू टुडे. हो जाते हैं कंप्लीट. ठीक है. बाकी देखेंगे. तो ये जो आपके पास टॉपिक्स हम करने वाले, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी कवरेज ऑफ टॉपिक्स. ठीक है. तो ऐसे नहीं मान के चले, ये प्रॉपर नोट्स की तरह बनाने की कोशिश करें. नाउ द क्वेश्चन सेज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. लेट्स सी आप कर पाते नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देती हूं. लेकिन राइट द IUPAC नेम करना जरा. IUPAC नेम लेट्स सी कितना, पहले वाले का कर दो.
एंड वन इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज कि जो इसमें ये सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपके पास सी पार्ट है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड्स. वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके पास सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, बट द थर्ड वाला हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एंड इट हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस, और जेईई मेंस में भी 2019 में ही पूछा गया है. तो ऐसा मैंने जैसे पहले आपसे कहा था, लाइक एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी. तो जैसे नॉमेनक्लेचर आई थिंक आप लोग कर सकते हैं. ट्राई टू डू दिस, लेट्स सी. ओके, जानवी has answered. It is broom, it is not broom, it is bromo. ऐसे टीचर मार्क्स काट लेगी सीबीएसई में. ओके, फर्स्ट वाला है ये. ओके, I think there is one mistake with Janvi's answer. Yes, the Utkarsh's answer is correct. And Nancy Gupta gave the correct answer. Now let's see. If you have the compound CH2 double bond CH, CH2Br, like this is the compound, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब भी डबल बॉन्ड और आपके पास हेलोजन होता है, when you have double bond और हेलोजन, okay, थोड़ा ऊपर हो गया, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br, ठीक है? जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है और हेलोजन होता है तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी होती है? डबल बॉन्ड को, ठीक है? तो नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से, 1 2 3. नाउ इफ यू सी यू हैव ओनली 3 कार्बन्स, तो प्लीज डोंट ट्राई टू नेम इट एज 4. प्लीज 4 नेम नहीं करें. You have 3 carbons, तो numbering should be 1 2 3. Okay, so it should be 3 bromo. 3 पे आपके पास ब्रोमीन है, तो that should be 3 bromo propene. Now it is up to you when you have double bond at first position. जब आपके पास डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे होता है, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको प्रॉपरली प्रोप 1 इन लिखना चाहते हैं या आप सिर्फ प्रोपीन तक ही बात खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक है? तो इट इज अप टू यू. सो दिस इज 3 ब्रोमो प्रोपीन. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेकेंड वन, ठीक है? नाउ सेकेंड वन वाला करते हैं. एंड आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिए. प्रणव चौधरी, सुशांत सोनी. ओके, दिख नहीं रहा. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. विशाल सिंह इज सेइंग मैम दिख नहीं रहा. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. Okay. Yes, Utkarsh Srivastava, Pranav Chaudhary, and Nancy Gupta, Janvi Sharma. ठीक है, they have, like I think they have given the correct answer. Please again, Riya, what do you want me to repeat again? Do you want me to do the first question again? क्या आप चाहती है मैं पहला क्वेश्चन दोबारा से कर लूं, या फिर मैं जब दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी या थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी ना, आप एक बारी तब देख लेना. So बी पार्ट इज CH3 का होल थ्राइस दे रखा है. जब ऐसे CH3 का होल थ्राइस दिया हो, यानी कि जिस भी कार्बन को यहाँ पे लिखा है हमने, उसके साथ आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स है, 3 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है? सो इफ इट इज CH3 का होल थ्राइस, CCH2Br, सो इट शुड बी कार्बन CH3 CH3 CH2Br एंड हियर CH3, ठीक है? यहाँ पे CH3 होना चाहिए. अब नंबरिंग के लिए, अब ब्रोमीन लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हमें पहले से देखना है, लोएस्ट सम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है?
सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल आए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन आया है। अब हम लिखते कैसे प्रीफिक्स के अंदर? अल्फाबेटिकली। आप प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। सो इट शुड बी 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी थर्ड वाले का आंसर फटाफट से कर दो। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम थी तो उनका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रणव चौधरी, नो, सी द फर्स्ट पोजीशन इज फॉर ब्रोमीन, और जब भी हम प्रीफिक्स लिखते हैं ट्राई टू डू इट अल्फाबेटिकली। सो इट शुड बी 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। लाइक M और B में आपके पास B पहले आता है, दैट इज वाई। जब भी हम प्रीफिक्स लिखते हैं यू हैव प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है दे आर प्लेस्ड अल्फाबेटिकली। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ये जिन लोगों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का, मैं इनसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि ये आपको थोड़ा सा ना 3D टाइप में दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक अ 3D नहीं कहेंगे, प्लेन आपको दे रखा है। तो क्या आप इसको EZ में कर सकते हैं? क्या आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर पढ़े हैं तो एक बार इस नाम को जरा आप इसके साथ में डाल दें, क्या कहते हैं इसे, EZ, ट्राई टू EZ। ठीक है, नैन्सी गुप्ता, जानवी एंड उत्कर्ष हैव गिवन द आंसर। ये तीनों बहुत फटाफट आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर आपको EZ आता है कैन यू प्लीज राइट इट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल। EZ पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब ये जो कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, इनके साथ में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे 2-2 होंगे। इफ द हेवियर सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लो यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है और यहाँ H है और H है। X आपके पास हेवियर है और Y आपके पास हेवियर है देन H। सो इफ दे आर प्लेस्ड डायगनली टू ईच अदर इट इज E फॉर्म, जैसे ट्रांस होता है। और अगर यही आपके पास, ओके लेट्स जस्ट X, दिस इज आपके पास H एंड दिस Y, और ये अगर एक दोनों सेम साइड पे आते हैं डबल बॉन्ड के, सो दिस इज योर Z फॉर्म। तो आपने जो ये नॉमेनक्लेचर लिखा है ना, इस नॉमेनक्लेचर के आगे आप इन वर्ड्स को, इन अल्फाबेट्स को लिख सकते हैं, लाइक EZ। यू कैन मेंशन दीज EZ। नाउ व्हाई EZ? EZ CBSE के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपको इतना रिक्वायर्ड ना हो, बट आपको जैसे मेंस के ऑप्शंस में गिवन होगा तो EZ आ सकता है कि लाइक व्हाट एक से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है तो। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास कार्बन कार्बन है और उनके ऊपर मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं। लाइक दिस इज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, लेट्स जस्ट सी। चलो लिखना ही पड़ेगा भाई नंबरिंग करने के लिए। तो दिस इज लाइक, दिस इज हाइड्रोजन हियर, then you have Br and H and CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए पहली बात तो इसमें, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहां से आएगा? सबसे पास पड़ना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। तो आपके पास वर्ड रूट क्या बनेगा? पेंट, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे अब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज द नियरेस्ट वन। यहां से ब्रोमीन पास पड़ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। 3, 4, 5, ठीक है। पेन 2 इन, ओके। नाउ आपके पास यहां पे कुछ भी, बस एक थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप है। नाउ थर्ड पे आपके पास मिथाइल है और 4 पे ब्रोमीन है। सो व्हाट यू विल डू? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल,
ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, आपको लग रहा होगा शायद ये CH3 है, तो ये Z वगैरह होना चाहिए, लेकिन इस कार्बन का हेवियर ग्रुप ये CH3 है, और इस कार्बन का हेवियर ग्रुप ये वाली चीज है जहां पे ज्यादा बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इट इज ई फॉर्म। अगर आपको मैंने जैसे बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखे, तो आगे इसके क्या लगाएंगे हम, ई। दिस इज योर E4-bromo-3-methyl pent2-ene। यस, शिप्रा पटेल करेक्ट, नैन्सी गुप्ता करेक्ट, इन्होंने ठीक लिखा है। Now let's move on फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब पर स्ट्रक्चर बना करके आप मुझे कैसे दिखाएंगे? Yes, Janvi, yes. Both are geometrical isomerism. Cis and trans and EZ. Basically क्या है? The analog for cis is your Z and analog for trans is your E. Also बस एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, जब हम cis trans कहते हैं ना, तो हम सेम ग्रुप्स की बात करने लग जाते हैं। That is why EZ is a better form कि दो बल्कि ग्रुप्स किस तरफ है। So the question is saying write the structure of the following compounds. Like ये मैं फटाफट से कर देती हूँ आपके लिए, अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट लेट मी डू इट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1,4-dibromobutene, आपके पास है 1,4-dibromobutene। हमेशा स्टार्ट विद द वर्ड रूट, 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटूइन बाई डबल बॉन्ड यहां पे लगेगा सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। Then you have 1 and 4 पे ब्रोमीन, like here Br and here Br। और बाकी फिर क्या करना है, बस हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कार्बन की, तो हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। इट इज Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ओके, नाउ द बी पार्ट इज 1-bromo-4-chlorobutene, लाइक इसमें ही ऑपोजिट हो गया है, 1 पे ब्रोमीन है और 4 पे क्लोरीन है। 1 2 3 4 ना, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको हल्का सा एक डाउट आ सकता है कि वाई नॉट इस तरफ से करते, तो ऐसे 1 क्लोरो और 4 ब्रोमो क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज क्लोरीन जो होता है हमारे पास वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है और ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है। सो इट शुड बी 1-bromo-4-chloro ओनली। तो जैसे आपके पास है 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन एंड 4 पे क्लोरीन है, ठीक है, तो इट इज 1-bromo-4-chlorine, नॉट 1-chloro-4-bromine। अल्फाबेटिकली करेंगे। जिनकी आपके पास सेम टाइप की प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी होती है, उनमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जब दोनों सेम पोजीशन पे है। यहां से ये भी 1 पे था, ये भी 1 पे था, ये 4 पे था, ये 4 पे था, तो जो लोएस्ट सम है दैट इज इक्वल। अगर लोएस्ट सम इक्वल नहीं होता तो आप जिस तरफ से लोएस्ट आएगा उस तरफ से स्टार्ट करते, फिर हम ऐसी वाली चीज नहीं करते, ठीक है। यस, नैन्सी शिप्रा, यस, ई स्टार्टिंग में आएगा, ई विल बी इन दी स्टार्टिंग ओनली, बिकॉज हम कभी भी नेम लिखते हैं तो ई जेड शुड बी इन स्टार्टिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं हम एल्काइल हैलाइड की। वी हैव मूव्ड ऑन टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, लाइक व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होता है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड,
ठीक है। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इसलिए ज्यादा होता है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलर हो जाता है। कार्बन इज क्वाइट नेगेटिव, सॉरी क्वाइट पॉजिटिव, एंड एक्स इज क्वाइट नेगेटिव, ठीक है। सो सी एक्स बॉन्ड जो है इसके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। एक्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की थोड़ी कोशिश करता है। व्हेन यू हैव नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड कार्बन, जब आपके पास सिर्फ कार्बन कार्बन होते हैं इस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे CH बॉन्ड में आपके पास थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। नाउ ऐसा पोलैरिटी जनरेट होने से क्या होता है, जितने भी आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है ये आपके पास अगर इंक्रीज हो गए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बहुत इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी हाई, सो यू हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कार्बन कार्बन में ऐसा नहीं हो रहा है, यू डो नॉट हैव एनी इंक्रीज इन दी बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा, बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल क्रिएट होने से, पोलैरिटी क्रिएट होने से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड्स ऑन, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, लाइक एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट what are the different factors affecting the boiling point of alkyl halide, ठीक है। तो boiling point हमारे पास किन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपसे कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ना, जितना उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए साइज ऑफ द हेलोजन, मोर ग्रेटर द साइज ऑफ हेलोजन इज मोर आपके पास पोलैरिटी होगी और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए RCl है, RBr है, RI है, लाइक फॉर द सेम टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर आपके पास सेम एल्काइल हैलाइड है, सॉरी सेम टाइप ऑफ एल्काइल है और हेलोजन बदल रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जितना ज्यादा साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो RCl, RBr, RI, ठीक है। Cl, Br एंड I में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो RI का होगा, फिर RBr का, फिर RCl का। सो यू कैन मेंशन इट हियर कि बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है, हेलोजन पे, टाइप ऑफ हेलोजन, लाइक कौन सा हेलोजन आपने लिया है, ठीक है। दूसरा है आपके पास एल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, भाई सिर्फ हेलोजन को ये फायदा क्यों मिले कि हेलोजन के ऊपर डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एल्काइल ग्रुप यू आर टेकिंग। अगेन एज आई सेड द बल्कियर द ग्रुप इज, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप का वेट बढ़ने से भी तो ऐसा ही इफेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा हेवियर है, इफ यू हैव हेवियर एल्काइल ग्रुप, तो आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लाइक अगर मैं कहूं आपसे कि CH3Br है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3CH2Br का। फॉर द सेम टाइप ऑफ हेलोजन आपके पास अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है। तीसरा कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, तीसरा आपके पास चेन किस टाइप की है। एक आपके पास हो लीनियर चेन
और एक आपके पास क्या हो जाता है ना, ऐसे पेड़ की टहनियों जैसी ब्रांच बन जाती है. सो वन इज योर लीनियर चेन एंड द अदर वन इज योर ब्रांच्ड चेन. ठीक है, तो अगर मान लीजिए आइसोमर का कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक होता है ना ब्यूटाइल ग्रुप और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जितना ज्यादा आप ब्रांचिंग कर देते हैं सरफेस एरिया उतना आपके पास कम हो जाएगा. तो आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा. तो लीनियर चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्रांच्ड चेन से. ठीक है, लीनियर चेन का बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन दी ब्रांच्ड चेन. तो आई होप हमने ये वाला टॉपिक, यस, अच्छा साथ में लिख लें. विशाल तो ज्यादा बेटर बात है, विल ट्राई फॉर द नोट्स, बट साथ में लिख लें तो ज्यादा बेटर बात है. बिकॉज एज आई सेड, भाई कॉपी में लिखे हुए नोट्स की ना जो वैल्यू होती है, दैट कैन नॉट बी मैच्ड बाय एनी पीडीएफ यू हैव. कॉपी कभी भी खोल करके आराम से बिना किसी आई प्रेशर के आप पढ़ सकते हैं, बट इफ यू हैव अ पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा इधर उधर का टाइम देना पड़ेगा. और ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो जाता है, जैसे हम फोन पे अगर कोई चीज देख रहे हैं तो ये जो साइड के पॉपअप्स होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनकी वजह से सारा का सारा टाइम निकल जाता है. दिस इज वॉट हैपन्स विद मी एंड आई अज्यूम ये सबके साथ होता होगा. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम कि आप फोन पे कोई चीज देख रहे हैं, कोई आप अपने आईपैड पे देख रहे हैं, अपने नॉर्मल टैबलेट पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, यू जस्ट गेट सो मेनी डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस. लाइक द वैल्यू ऑफ कॉपी कैन नेवर बी मैच्ड. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सवाल आप लोगों के लिए है, इन्हीं फैक्टर्स पे बेस्ड यू हैव अ क्वेश्चन. So the question is saying N-butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide. Why? अभी पढ़ा है ये वाली चीज तो हमने कि आपके पास नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज हायर देन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. व्हाई? ये वाला पॉइंट हम अभी डिस्कस करके आए हैं लास्ट वाली स्लाइड में. हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है सेकंड वाले पार्ट में. मैम से अच्छा, yes, due to linear chain when you have N-butyl bromide, जब आपके पास N-butyl bromide है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये नॉर्मल हम लीनियर चेन की बात कर रहे हैं. जैसे आपके पास CH3 CH2 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 Br, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड. और हम टर्शरी ब्यूटाइल की बात कर रहे हैं अगर, तो आपके पास हम कहां आ गए, इस तरीके से. ठीक है, दिस इज Br. तो यहां पे आपके पास क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है. तो ब्रांचिंग में आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा. तो हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों, बिकॉज ये आपके पास लीनियर चेन है, तो दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर. ठीक है. अच्छा, साथ ही आप ना क्या कर सकते हैं आप लोग, व्हेन यू जस्ट वंस कम बैक वी विल बी अटैचिंग 2 असाइनमेंट्स. एज आई सेड कि हम असाइनमेंट्स अटैच करेंगे, बहुत इजी असाइनमेंट्स है. आज की क्लास में वैसे भी हमने ज्यादा अगर पढ़ा नहीं है, तो यू हैव वेरी इजी असाइनमेंट्स. वन इज ऑन दी CBSE पैटर्न एंड द अदर वन विल बी ऑन दी कंपेटिटिव एग्जाम पैटर्न. ठीक है. तो आपके पास 2 असाइनमेंट्स हम इसमें अटैच कर देंगे. बस 2 सेकंड का काम है. वापस से वीडियो में जब भी आप आएंगे शाम तक, वी विल बी अटैचिंग दोज. And as for the questions, yes,
हम क्वेश्चन फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को. देयर इज नथिंग वी आर लीविंग. कुछ भी हमने ऐसा अब्रप्टली नहीं किया है. इट इज सो दैट यू अंडरस्टैंड, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास सीबीएसई बोर्ड्स में, तो उसे कैसे आंसर करना है, कैसे फॉलो अप करना है क्वेश्चन का. क्योंकि आप रट्टा नहीं लगाना है बुक का. कंफ्यूजन कहां पे आता है? आप सबको अगर कोई चीज समझ में आ भी जाती है, द प्रॉब्लम लाइज कि आप आंसर कैसे लिखते हैं, व्हाट टू आंसर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है, लाइक जो हमने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्वेश्चन किया है, दिस हैज बीन अ सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन. तो उसे कैसे आंसर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए. दीज आर दी पॉइंट्स, दीज आर दी टॉपर्स पॉइंट, लाइक हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है रट्टा लगाने में किसी को दिक्कत आती है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हेलो एल्केन्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, व्हाई? हेलो एल्केन्स हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं, क्यों? व्हाई डू हेलो एल्केन्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? मतलब पानी में क्यों नहीं करते? द पॉइंट इज कि पानी में क्यों नहीं करते. So hello alkanes easily dissolve in organic solvents. Why? No, the linear chain is not the answer. हेलो एल्केन्स, हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करी थी. उसमें हमने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है आपके पास, इफ यू हैव टू मॉलिक्यूल्स और मेनी मॉलिक्यूल्स, आपको बेसिकली क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होने के लिए आपको किसी चीज का क्या करना है, आयोनाइजेशन होना बहुत नेसेसरी है ना. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं पानी के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज दे कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू आयंस. लेकिन अगर आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बन कार्बन वगैरह, उनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती, फिर इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होते. दे कैन बी डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स इन, मतलब अनलाइक वाले आपस में डिसॉल्व नहीं करते. ठीक है, तो अगर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करें तो आपके पास ये भले ही थोड़ा पोलर हो गया है, लेकिन इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास पहली बात तो ज्यादा हो गए. दूसरी बात, आप इस कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को तोड़िएगा, फिर वाटर के बॉन्ड्स को तोड़िएगा ताकि उनके बीच में सॉल्युबिलिटी बढ़ पाए. इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू कि ये ऑलरेडी जिस स्टेट में है. आपको इतना एनर्जी का डिफरेंस ये क्या कहे कंपनसेट नहीं हो पाता. जब आपके पास ओरिजिनली आप पहले बॉन्ड तोड़िएगा फिर उसके बाद में बॉन्ड बनिएगा. ठीक है, ऐसा होता है. तो जब बॉन्ड तोड़ने में आप जो एनर्जी लगाते हैं वो ज्यादा होती है कंपेयर टू जो आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है. दैट इज वाई व्हाट वी डू, हम इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल कराते हैं. जैसे बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो आपके पास इधर जो है, इधर जो बॉन्ड आपका टूटेगा या घुलेगा मिलेगा उतना एनर्जी कंपनसेट हो जाता है. दैट इज वाई, बिकॉज कि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती हैं. ऑल्सो ये वाला पॉइंट कि इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और वाटर के बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और जो बॉन्ड बनेगा उनमें इतना कंपनसेट नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. ठीक है, yes, citrix visi, yes, that is the answer. Nancy Gupta, correct, very correct. लीनियर चेन वाला आंसर आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं करना है, बट दैट दोज पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट पता है आपको? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का मोमेंट, इट इज बेसिकली जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो वो जो मोमेंट है, वो जो मोमेंट है आपके पास, वो किससे किसकी तरफ हो रहा है, वो वाला मोमेंट हमको देखना है किसका ज्यादा होगा। Now you have 3 compounds here. Rohit Baghel, this is correct answer. Shipra Patel, correct answer. Sushant Soni, correct. ठीक है, what do you need? Ajay Das, correct answer. Kashish Patel, correct answer. So which one of the following has the? Yes, Nancy, I saw it कि option 1 is wrong, but let me just tell you, option 1, एक मिनट, CH3, Cl2. No. Let me just see. It is CH3Cl. It is basically CH3Cl. The first option is CH3Cl, or do it CH2Cl2. The first option is CH2Cl2. The second option is CHCl3, and then the third option is CCl4. ठीक है, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. Then I might say जो मैंने आंसर सही कह दिए थे वो सही आंसर है भी कि नहीं है? नहीं। See, basically, let's just see. अगर आपके पास CH2Cl2 है, you have 1 कार्बन, आपके पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है इस पे और 2 क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। जब आपके पास CHCl3 है तो कार्बन, Cl एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मोमेंट किसकी तरफ होगा? यहां पे ये थोड़ा सा ना कट गया, बिकॉज मोमेंट थोड़ा आपका इस वाले क्लोरीन की तरफ भी जा रहा है। जब आपके पास CCl4 की बात करें तो इट इज गोइंग एवरीवेयर, इन एवरी डायरेक्शन। सो यहां पे क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो जाता है। CCl4 में कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, दिस इज योर जीरो, इट हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। अगर हम CH2Cl2 की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट CH2Cl2, तो आपके पास सारा का सारा मूवमेंट एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे थोड़ा सा जा रहा है, बट इसकी वजह से थोड़ा कैंसिल आउट हो गया। तो हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट विल बी इन दी CH2Cl2. The first option is correct, CH2Cl2. ठीक है? So the people who have written second, it is incorrect. It is CH2Cl2. Okay? This is the correct option. Now let's move on to the second slide. Now how are haloalkanes prepared? Now we have moved on to the preparations of haloalkane. हम haloalkane के preparations की तरफ आ गए हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल से आप हेलोएल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपके पास 3 तरीके से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यू हैव A, B एंड C. हेलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इनकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ में कराएंगे अगर, तो यू कैन गेट हेलोएल्केन, ठीक है। So how are haloalkanes prepared from alcohols? Halogen acids, phosphorus halides and thionyl chloride. आप इन सब को यूज करके अल्कोहल से
हेलो एल्केन बना सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? हेलोजन एसिड होते हैं आपके पास जैसे HBr है, HCl है, HI है, दीज आर योर हेलोजन एसिड्स। तो इनसे अगर आपको अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा के हेलोजन प्रिपेयर करना है, हेलोजन एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? सो फर्स्टली अगर हम हेलोजन एसिड को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास है HI, HBr, HCl। तो अगर आप किसी अल्कोहल का रिएक्शन अगर HCl के साथ करवा रहे हैं ऑन एनहाइड्रस ZnCl2, सॉरी ZnCl2, तो आपके पास क्या बनेगा? RCl एंड H2O। ठीक है, आप हेलोजन एसिड के साथ में कैसे प्रिपेयर करा सकते हैं? यू कैन यूज एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा, रिएक्टिविटी कैसी रहेगी? रिएक्टिविटी आपके पास जो आयोडीन है HI, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, देन यू हैव HBr, देन यू हैव HCl। इस तरीके से रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा अल्कोहल्स के साथ में। और अगर हम डिग्रीज की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल, ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं इसमें, इसी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे 2 डिग्री से देन 1 डिग्री से। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल आपके पास इस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? और अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो HI, HBr, HCl। ठीक है, अच्छा, नाउ बेटा दिस इज थ्योरी, दिस इज ओनली थ्योरी, ये थ्योरी है, इसके साथ में हम असाइनमेंट्स लगा देंगे। ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही बोला, प्लीज डोंट टेक इट एज कि हम सिर्फ क्वेश्चंस करें। आई सेड दिस इज क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी, ओके, नॉट जस्ट लाइक क्रैमिंग थ्योरी। सो आपके पास और हम कैसे कर सकते हैं? फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स है जैसे आपके पास PCl3, PCl5, these are phosphorus halides। ठीक है, यू आर डूइंग इट विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड है जैसे आपके पास PCl3 है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सिर्फ कि जैसे आपके पास है PCl3, PCl5, या फिर आपको PBr3 या PI3 करना है। ठीक है, PBI3 एंड PBr3 आप तुरंत से प्रिपेयर करते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ में, वहां पे Br2 या आयोडीन गैस लेकर के। ठीक है, तो यू कैन डू इट बाय दैट ओनली। तो अगर आपके पास PCl3 के साथ में रिएक्शन हो रही है, सपोज आपके पास है अल्कोहल ROH, ठीक है, इफ इट इज रिएक्टिंग विद PCl3, क्या बनेगा प्रोडक्ट? लेट्स सी अगर किसी बच्चे को आता है तो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ROH का रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ में कराएंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? करेक्ट।
अच्छा, आई सेड रिएक्शन विथ PCl3। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन ROH की PCl5 के साथ में कराऊं, आई थिंक यू गाइज आर राइटिंग प्रोडक्ट फॉर दैट, सम पीपल। See, this is thrice of ROH, thrice of RCl plus H3PO3, ठीक है। और यहां पे आपके पास आएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। जब आप PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट POCl3 here. Yes, POCl3 is for PCl5, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं आयोडीन या फिर आपको ब्रोमीन करवाना है, तो ROH के साथ में आप लेंगे रेड फॉस्फोरस और Br2 या I2, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा RX, जिसमें X आपके पास Br या फिर I हो सकता है, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड PCl3, PCl5, RX कैन बी, X कुड बी Br, X कुड बी I, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। कि थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? व्हाट इज थायोनाइल क्लोराइड? थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2, ठीक है। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, विच इज SOCl2, SOCl2 के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन करवाना टू गेट अ हेलो एल्केन इज फार बेटर। क्यों? इससे आपके पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें गैसेस मिलती है। यू हैव टू एस्केपेबल गैसेस इन दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज मच बेटर टू प्रिपेयर अ हेलो एल्केन, बेसिकली एल्काइल क्लोराइड, फ्रॉम SOCl2, ठीक है। SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाना ज्यादा बेटर होता है। प्रोडक्ट में क्योंकि आपको क्या मिलता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आपके पास SO2 है या फिर जो आपके पास HCl है, दीज आर एस्केपेबल गैसेस, तो आपके पास एल्काइल क्लोराइड इससे प्रिपेयर करना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड बाय दिस मेथड। Now let's move on to the next part. ये प्रिपरेशन में अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए है why will you use in preparation, मतलब how will you do the preparation of alcohols, of haloalkanes from alcohols, of haloalkanes from alcohol. Now question is saying why sulfuric acid not used in the reaction of alcohols with Ki, ठीक है। अच्छा, एक हम रिएक्शन देखेंगे कि आपके पास जैसे अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो आप उसकी रिएक्शन NaBr के साथ भी करवा सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर अल्कोहल से ब्रोमाइड क्लोराइड बनाने हैं तो आप वो H2SO4 यूज करके एसिडिक मीडियम में आपको
Br मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते जब हम आयोडीन के साथ में। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन में आपके पास Ki लूं तो मैं ये H2SO4 नहीं यूज करूंगी, इसमें हम H3PO4 यूज करेंगे। Why? बिकॉज H3PO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं होता। H2SO4 आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और H3PO4 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं होता। तो क्या होता है, जब आप Ki का रिएक्शन H2SO4 के मीडियम में करवाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पे Hi और KHSO4, ठीक है। जो ये KHSO4 आपको मिलेगा ये तो एज इट इज रहेगा, पर जो Hi मिल रहा है वो आपके पास H2SO4 के साथ रिएक्ट करके I2 बना देता है, ठीक है। तो I2 क्योंकि बन गया, आपको एक प्रॉपर Hi नहीं मिल रहा है रिएक्ट करवाने के लिए। बेसिकली इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एसिड्स ही होता है। तो यू जस्ट कैन नॉट गेट अ Hi फ्रॉम हियर। जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर जाता है। दैट इज वाई हम जब Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम H2SO4 एज एन एसिड नहीं यूज करेंगे, H3PO4 यूज करेंगे। आपने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि आपके पास कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, खुद रिड्यूस हो जाएगा वो, इट इटसेल्फ बी रिड्यूस टू SO2 एंड ऑल दैट। लेकिन I2 आपके पास बन जाता है ना, SO2 एंड ऑल दैट H2O विल फॉर्म हियर। अगर कंप्लीट रिएक्शन हमें लिखना है तो, ठीक है, तो I2 बन जाता है। दैट इज वाई वी आर नॉट यूजिंग इट। नाउ दिस इज अ रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनिक में जो कुछ रीजनिंग पार्ट है ये उसका क्वेश्चन है। ऐसे पर्टिकुलरली इसमें कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं हो रही, ये आपके पास शायद से इंटेक्स्ट वगैरह का क्वेश्चन है। Okay, not visible properly. अच्छा, this should be like completed. Oh, सॉरी गाइस, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। वी हैव कंप्लीटेड इट, RBr NaHSO4 NH2O। और ये आपके पास हो जाता है ये रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, लाइक Ki पे H2SO4 का क्या असर होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ Ki विद H2SO4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज विजिबल नाउ। हाउ आर हेलो एल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स। मतलब अगर आपके पास अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इफ यू हैव ओनली एल्केन्स, तो एल्केन्स से आप हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है नीचे, दैट इज योर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। You have studied free radical halogenation in your class 11th. Now tell me what is the reactivity of free radicals, मतलब degree wise. Primary, secondary, tertiary, जो आपके पास radical है, which one is more stable? Which radical is more stable? Primary, secondary or tertiary?
Yes, this is photohalogenation. It happens in the presence of sunlight. It happens in the presence of sunlight, your free radical halogenation. I'm asking which? Yes, Nancy Gupta, correct answer. तो बेसिकली क्या करना होता है, आपके पास हेलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें क्या होगा, आपके पास एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद अ हेलोजन. ठीक है, तो आपको पता होगा ये एक चेन रिएक्शन होता है. मान लीजिए आपके पास है CH4, इसका रिएक्शन आप Cl2 के साथ में करवा रहे हैं. इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट it will give CH3Cl plus HCl. Now this is your haloalkane. CH4Cl2 in the presence of light will give CH3Cl and it will give HCl. ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. इसमें आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं रिएक्शन के. वन इज योर इनिशिएशन, दूसरा होता है आपके पास ये क्या कहेंगे इसे, ये चलने वाला प्रोसीजर, बेसिकली प्रोसेशन एंड प्रोग्रेशन. देन यू हैव टर्मिनेशन. ठीक है, इसमें आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं. पहले Cl2 टूट करके आपके पास क्लोरीन रेडिकल्स बनाते हैं, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल. यही Cl रेडिकल आपके पास CH4 पे अटैक करेगा तो ये CH3 रेडिकल देगा और HCl बना लेगा. नाउ दिस CH3 रेडिकल विल कंबाइन विद अ रेडिकल, या फिर बीच में आपके पास प्रोसीजर में आता है, लेकिन ये इसके साथ में CH3Cl बना ले. ठीक है, या फिर यहीं पे हो जाए CH3 रेडिकल प्लस Cl2 कर दें तो CH3Cl प्लस Cl रेडिकल. ठीक है, सो जो आपके पास जो टर्शरी आपके पास एल्काइल्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स, दोज आर मोर स्टेबल. तो कभी भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट शुड बी बेस्ड ऑन दैट थिंग. आपको ये देखना है कि टर्शरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वंस, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो जब प्रोडक्ट आप बना रहे हैं किसी कंपाउंड से तो आप इसी तरीके से बनाएंगे. आप देखेंगे कि कौन सा रेडिकल आपके पास स्टेबल है. अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है जिसमें ये सारी चीजें हैं. ठीक है, सो दिस इज योर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. इसमें अगर हम रिएक्टिविटी हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन तो बहुत लीस्ट. ठीक है, तो फ्लोरीन आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन में, वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है. क्लोरीन और ब्रोमीन हम कंपैरेटिवली इससे प्रिपेयर कर लेते हैं. आयोडीन की रिएक्शन आपके पास बहुत स्लो होगी. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, आपको यहाँ पे क्या किया है, आपको आइसोमेरिक एल्केन्स के बारे में क्वेश्चन गिवन है. आपको एक फॉर्मूला गिवन है C5H12. यू आर गिवन विद द फॉर्मूला C5H12. इस C5H12 फॉर्मूले में आपको मोनोहेलोजिनेशन या मोनोक्लोरिनेशन करवाना है. ठीक है, मतलब क्लोरीन ऐड करवाना है. पर आपको ये देखना है कि ये जो 3 आपको ऑप्शंस गिवन है, आप किस जगह पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं ताकि आपके पास इस तरीके के क्लोराइड्स मिले. मतलब पहला पार्ट कह रहा है सिंगल मोनोक्लोराइड. सिंगल मोनोक्लोराइड का बेटा ये मतलब है कि अगर मैं क्लोरीन इस कंपाउंड के फॉर्मूले में कोई भी हाइड्रोजन हटाऊं तो मैं अगर वो क्लोरीन लगा रही हूं तो मुझे एक ही तरीके का आइसोमर मिलना चाहिए.
सिंगल मोनोक्लोराइड का मतलब होता है इफ आई रिप्लेस अ हाइड्रोजन, कोई सा भी हाइड्रोजन अगर मैं उस मॉलिक्यूल में से हटाऊं तो मेरे को जहां पे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो सब जगह से क्या मिलना चाहिए, सेम। तो ऐसा क्या हो सकता है, नियोफॉर्म। ठीक है, आपके पास ये नियोपेंटेन है, C5H12 आपको पता चल रहा होगा एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, n की वैल्यू इज 5, इट इज एन एल्केन। अब मैंने कहा कोई भी हाइड्रोजन में हटाऊं तो मुझे एक ही टाइप का आइसोमर मिलना चाहिए। इस वाले कंपाउंड में से मैं एक भी अगर हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाती हूं तो मुझे एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सपोज आप यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, एवरी हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट। तो आप कहीं से भी हटाएंगे और क्लोरीन लगाएंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, नाम सबका क्या आएगा, सेम। आपको कंफ्यूजन होता है ना अगर कि आपने सेम बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप क्या करें, आप उसका नेमिंग करके देखें। अगर आप नेमिंग करके देखते हैं, इफ द नेम कम्स आउट टू बी सेम, द प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, फिर दूसरा आपसे कह रहा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। Then you have 3 isomeric मोनोक्लोराइड्स। आपके पास 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स है, मतलब कि अगर आप क्लोरीन को, ये आपने अगर फॉर्मूला लिया है इस पेंटेन का, तो उसमें 3 हाइड्रोजन है जो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज उन 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो कंपाउंड आएगा वो डिफरेंट आने चाहिए। सो द आइसोमर शुड बी ऑफ दैट टाइप जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो दिस शुड बी योर नॉर्मल पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर यह कह लीजिए कि आपके पास 3 तरीके की जगह है क्लोरीन के लिए। यहां से हट सकता है, 1 प्लेस दिस, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से। तो आपके पास क्या बन सकता है, CH2Cl CH2 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 CH3 और CH2 CH3 CHCl CH2 CH2 CH3, or you can get CH3 CHCl, sorry CH2 CHCl CH2 and CH3। ये 3 तरीके के आपको क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। यहां पे आपने यहां से क्लोरीन लगाया है, इधर आपने सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगाया है, इधर थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगाया है। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। सो अगर हम C5H12 का, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम स्ट्रक्चरल वगैरह देख रहे हैं तो ये वाला बनेगा, इससे 3 ये आएंगे। ठीक है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ दैट दिस दैट दैट। तो आपको आइसोमेरिक एल्केन कौन सा लिखना है, ये वाला, कि इस आइसोमर से अगर आप करेंगे हेलोजिनेशन, यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज फॉर मोनोक्लोरिनेशन, 3 प्रोडक्ट्स फॉर मोनोक्लोरिनेशन। अगर आप नियो फॉर्म से करते तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी। नाउ यू आर आस्क्ड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स आपको कौन से आइसोमर से मिल सकते हैं, 4 isomeric monochlorides. This one.
ठीक है, इसमें आपके पास 4 पोजीशंस है क्लोरीनेशन के लिए. सी दीज टू आर सेम. ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा, ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा. सो यू हैव 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ पोजीशन. दिस इज द आइसोमर. जैसे CH2 Cl, CH CH2 CH3 CH3. अब आप ऐसे करके यहाँ पे क्लोरीन को डिस्प्लेस मतलब क्लोरीन को प्लेस करके देखेंगे, आपके पास 4 आइसोमर्स आएंगे. सो अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस आइसोमर विल यील्ड यू 4 आइसोमर्स. ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्म लेंगे पेंटेन का, तो आपको ये 4 तरीके के क्लोरीन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एल्केन से अच्छा, hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. अगर आपके पास लिखा हुआ है C5H9Cl और कंपाउंड क्या था C5H10, तो आपको बोला डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, आपके पास ये लाइट में रिएक्ट कर रहा है. तो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि अगर आपके पास फॉर्मूला है CnH2n टाइप का, तो इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं. एक तो ये साइक्लोएल्केन हो सकता है या फिर ये एल्कीन हो सकता है. ये पढ़ा है हमने 11th क्लास में कि आपके पास C5H10 जो है ये एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है या फिर साइक्लोएल्केन का. बेसिकली क्या है ये, इट इज CnH2n. ये आपके पास क्या है CnH2n. C5H10 विल हैव साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन, दोनों में फॉलो हो सकता है ये वाला फॉर्मूला. बट रिएक्शन में एक कैच आपको मतलब क्वेश्चन में एक कैच आपको दे रखा है कि इसकी जो क्लोरीनेशन है वो लाइट में हो रही है. इट इज नॉट हैपनिंग इन डार्क. दैट मीन्स ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका एडिशन रिएक्शन नहीं है. ये अगर लाइट में हो रही है इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज अ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. तो C5H9Cl आपके पास जो बनेगा किससे बन सकता है, यू हैव आइदर दिस या फिर आपके पास, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको मोनोक्लोरो कंपाउंड मिलता है. मोनोक्लोरो कंपाउंड का मतलब है सारे हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट है, तो वो किस में है, साइक्लोपेंटेन में. वरना तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि आपके पास 4 कार्बन का रिंग होता और उसके ऊपर लगा हुआ एक साइड ग्रुप होता, लेकिन तब आपके पास बहुत 3 तरीके के आइसोमेरिक फॉर्म्स आ सकते थे. ठीक है, तो इसमें सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे, तभी आपको मोनोक्लोरो कंपाउंड मिल रहा है इसके अंदर. और एल्कीन ये नहीं होगा बिकॉज डार्क में नहीं हो रहा रिएक्शन. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, which hydrogen in the compound is E आपको एक compound given है, is easily replaceable during bromination reaction in the presence of light. Now this is a question of CBSE mains, sorry IIT mains, I said CBSE mains, sorry. IIT mains का questions है ये आपके पास कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन जो है आपके पास in the presence of light is replaceable. कौन सा हाइड्रोजन, ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो कौन सा हाइड्रोजन बताएं.
is easily replaceable? Which hydrogen in the compound E is easily replaceable during bromination reaction in the presence of light? कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो सकता है? दिस डिपेंड्स अपॉन दी आंसर्स आपने अभी जो दिए थे कि कौन सा रैडिकल ज्यादा स्टेबल होता है. विच रैडिकल इज मोर स्टेबल? सी, इसमें आपके पास 4 तरीके के कार्बन है. 4 she means to say beta. अच्छा, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH है आपके पास. ठीक है, ये 4 कार्बन है. अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बड़े फैंसी से इनको लेटर्स दे दिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. ठीक है, अब आपको ये देखना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि डबल बॉन्ड पे अगर हो रहा है तो डबल बॉन्ड पे यू हैव एडिशन. डबल बॉन्ड पे बेटा लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन नहीं होगा. मोस्टली पीपल आर गिविंग आंसर 4, बट दिस इज इनकरेक्ट. अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यू हैव अल्फा बीटा गामा डेल्टा. इसमें आपके पास अल्फा और बीटा जो है वो sp2 कार्बन्स है. sp2 कार्बन्स जो होते हैं वो फ्री रैडिकल हेलोजिनेशन नहीं देंगे. सो यू हैव ओनली 2 साइड्स, आइदर गामा और आइदर डेल्टा. ठीक है, अब ये देखो रैडिकल किसका ज्यादा स्टेबल है. दिस इज 1 डिग्री रैडिकल और ये 2 डिग्री रैडिकल बनाएगा. ठीक है, और रैडिकल का जो स्ट्रेंथ होता है कैसे होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. सो विच इज मोर स्टेबल? दी 2. ठीक है, सो इसके आगे का प्रिपरेशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. इस क्लास में अभी इतना ही प्रिपरेशन करते हैं. इट हैज बीन 12:30 टिल नाउ. तो अगली बारी जो आपके पास प्रिपरेशन रह गए हैं दैट इज फ्रॉम योर एल्कीन, स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टाइन. वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट क्लास. इसकी क्लास के साथ में हम अटैच कर देंगे 2 असाइनमेंट्स जो आपके आज की क्लास में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड. ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस और आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने वो डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज वर्क हार्ड और ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू 1 टॉपिक, 1 लेक्चर, देन डू योर सेल्फ स्टडी.